ससुर का अपमान। रामप्रसाद जी पत्नी के गुजर जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इसलिए साल के 3-4 महीने वो अपने बेटे सुमित के साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर सुमित की पत्नी और उसके बच्चों को वो कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे और उनका रहन सहन रामप्रसाद जी को रास नहीं आता था, लेकिन बेटे का मोह उन्हें अमेरिका लाने पर मजबूर कर देता था। इसलिए अब रामप्रसाद जी अपने बेटे के पास अमेरिका आए हुए थे, लेकिन वो पूरे दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर होते रहते। बच्चे स्कूल चले जाते तो बेटे बहू ऑफिस के लिए निकल जाते। वो सोचने लगे कि ये भी भला कोई देश है जहाँ अपने भी गैरों की तरह रहते हैं। बच्चों में ना कोई संस्कार है और ना ही अपनों के प्रति कोई लगाव। इस नालायक सुमित से न जाने कितनी बार बोला कि गांव में परिवार ले चल, वहां रहेंगे तो 4 दिन में सबको सुधार दूंगा, पर मेरी सुनता कौन है। बैठे बैठे रामप्रसाद जी मन ही मन बड़बड़ाते जा रहे थे कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उठकर देखा तो घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली शांति खड़ी थी। वो भी एक भारतीय महिला थी और काफ़ी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा उसको लेकर आया था, पर बेटे की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। बहू अमेरिकन थी तो उसने शांति को घर से निकाल दिया। अब वो अपना गुजारा करने के लिए वहाँ रह रहे भारतीयों के यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। सुमित के घर में वो 2 साल से काम कर रही थी। जब शांति काम करने आती, उसे बीच में रामप्रसाद जी का समय भी अच्छी तरह बीत जाता था। शांति, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई? रामप्रसाद जी ने शांति से पूछा तो शांति जी बोली, नहीं साहब, मैं वापस जाकर भी क्या करती। मेरी जितनी जायदाद जमीन थी, बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अगर मैं वहाँ चली भी जाती तो कहाँ रहती और क्या करती? मेरा बेटा आपके बेटे सुमित का अच्छा दोस्त था, इसलिए वो मुझे अपने घर ले आया। लेकिन साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए एक काम करने लगी। मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ। इधर सुमित के ऑफिस में जितने भी भारतीय हैं, मैं सबके घर काम करने जाती हूँ। मेरा बेटा भी सुमित के ऑफिस में काम करता था। कहते कहते शांति की आंखें भर आईं। वो वहां से उठकर अपने काम में जाकर लग गई। रामप्रसाद जी उसकी कहानी सुनकर घबरा से गए और अपने आप से बोले कि मैं जीवन भर अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आया कि सुमित क्यों बार बार कहता है कि सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। शांति काम में व्यस्त हो गई और रामप्रसाद जी अपनी ही उलझन में पड़ गए। थोड़ी देर बाद शांति ने लंच बनाकर डाइनिंग टेबल पर आवाज़ लगाई, साहब आइए, खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना? मैंने आज कढ़ी वही बनाई है। आपके पोता पोती मयंक और खुशी भी आने ही वाले हैं। लेकिन रामप्रसाद जी कभी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे, इसलिए शांति की आवाज़ सुनकर वो डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक प्लेट में लगाकर खाने लगे। तब तक दोनों बच्चे भी आ गए तो शांति ने कहा, लंच रेडी है, जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ। खाना खाकर रामप्रसाद जी ने शांति से कहा, शांति मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, ज़रा देखो तो कहाँ रख दिया। तो शांति बोली, साहब वो तो मैंने खुशी के कमरे में देखा था। तो रामप्रसाद जी खाना खाकर खुशी के कमरे की तरफ गए, लेकिन जैसे ही कमरे में घुसे वैसे ही खुशी उन पर चीख पड़ी, हाउ डेयर यू विदाउट नॉकिंग यू एंटर माई रूम। बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की? आउटसाइड, बाहर निकलो, मैं कपड़े बदल रही हूँ। दादू, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। खुशी कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी। न जाने किस बात का गुस्सा वो उन पर निकाल रही थी। रामप्रसाद जी अपनी पोती की इस हरकत से हैरान रह गए कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। खुशी इतनी तेज चीखी थी कि शांति और मयंक भी खुशी के कमरे में आ गए। रामप्रसाद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, सॉरी बेटा, लेकिन तूने कपड़े बदल लिए थे और मुझे ध्यान नहीं था कि बिना नॉक किए तेरे कमरे में नहीं आ सकते। माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा, बोलकर रामप्रसाद जी बिना चश्मा लिए ही डगमगाते कदमों से खुशी के कमरे से बाहर निकल गए। तो शांति ने खुशी के कमरे से उनका चश्मा उठाया और बाहर लाकर रामप्रसाद जी को देते हुए बोली, अरे रोते क्यों हो साहब, ये अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं। यहाँ कौन कब और क्या कह दे किसी का कोई भरोसा नहीं। आप परेशान ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची है, अभी स्कूल से आई थी तो थक गई होगी, इसीलिए उसके मुंह से निकल गया होगा। अब मैं चलती हूँ, अब आराम कीजिए, कहकर शांति जैसे ही वहाँ से मुड़ी तो रामप्रसाद जी ने कहा,
ठहरो शांति कहते हुए उन्होंने अपना सामान सूटकेस में रखा और बोले, अब चलो, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन साहब, अभी आप कहाँ जाएंगे? शांति ने हैरानी से राम प्रसाद जी की तरफ देखते हुए कहा। खुशी और मयंक भी वहीं खड़े थे। राम प्रसाद जी बोले, कहीं भी चला जाऊंगा, पर अब यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन साहब, आपके बेटे बहू को तो आने दीजिए। शांति ने फिर से कहा तो राम प्रसाद जी बोले, मैंने एक बार बोल दिया ना कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। इतना बड़ा शहर है, कहीं तो होटल मिलेगा ही, वहीं रह जाऊंगा और 2-4 दिन में अपने इंडिया चला जाऊंगा। शांति ने कहा, साहब आप हमारे रूम पर चलो, जब सुमित आएगा तब वहीं कहीं भी चले जाना, मैं आपको ऐसे कहीं ना जाने दूंगी। राम प्रसाद जी और शांति दोनों घर से निकल गए। मयंक और खुशी उनको जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर से अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। वाओ, व्हाट ए लव स्टोरी। दादू को इतना भी शर्म नहीं है कि बैठ के घर में रहने को चले गए, बोलकर दोनों भाई बहन ठहाके लगाकर हंसने लगे। शांति ने राम प्रसाद जी का अपने घर में बहुत स्वागत किया। राम प्रसाद जी को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने शांति से कहा, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समंदर पार बिना वजह पड़ी हो? अरे आपका घर नहीं है तो मेरे घर चलो, मुझे भी एक बहन का साथ मिल जाएगा और तुमको एक भाई का सहारा। शांति राम प्रसाद जी की इस बात पर मौन होकर सोचने लगी और फिर बोली, यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे आसपास में है। अगर मैं आपके साथ या मेरे गांव में जाऊंगी तो मेरे बेटे की यादें यहीं सिमट के दफन हो जाएंगी। तो राम प्रसाद जी कुछ नहीं बोले, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया। इतना कहकर शांति किचन की तरफ बढ़ गई और राम प्रसाद जी न जाने किन ख्यालों में खो गए। उधर सुमित और उसकी पत्नी जब शाम को घर लौटे तो सुमित की बेटी खुशी ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि सुमित की पत्नी आग बबूला हो गई। खुशी ने कहा कि मैं कपड़े चेंज कर रही थी और दादू जानबूझकर मेरे कमरे में आ गए। और फिर खुशी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सुमित ने गुस्से में कहा, बस करो खुशी, बोलने की भी हद होती है। कितने घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो अपने दादू पर, उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। तभी उनके बेटे मयंक ने आगे बढ़कर कहा, दादू का मेट के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो हमारा घर छोड़कर मेट के घर रहने चले गए हैं। सुमित तमतमा गया और जैसे ही गुस्से में अपना हाथ मयंक पर उठाने लगा, वैसे ही उसकी पत्नी ने सुमित के हाथ को रोकते हुए कहा, हाउ डेयर यू, पहले अपने पिता को देखते नहीं मेरे बच्चों को मारने लगे। मेरी डॉटर एंड सन कभी झूठ नहीं बोलते। अब तो सुमित कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि पत्नी और बच्चे सभी उसी के खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब शांति सुमित के घर खाना बनाने के लिए अपने घर से निकलने लगी तो राम प्रसाद जी ने उसे रोकते हुए कहा, आज से तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। क्या जरूरत है तुम्हें घर घर जाकर काम करने की? माना कि तुम मेरे साथ मेरे गांव तो नहीं चल सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन शांति के घर रह सकता हूँ ना। अपने भाई के होते हुए तुझे कहीं भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा मोटा काम देख लूंगा और हम दोनों भाई बहन का गुजारा आराम से हो जाएगा। तो शांति की आंखों में आंसू छलक आए। उसने रोते हुए कहा, मेरे तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई भी दे दिया। इतना कहकर शांति अपने भाई के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुमित वहां आ गया। अपने पिता के गले से शांति को देखकर वो बिना सोचे जाने ही वहां से चला गया। सुमित को कुछ समझ में नहीं आया था कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जो कह रहे हैं क्या उसे मैं गलत समझूं या फिर अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही मानूं। अगले दिन शांति ने कहा कि कम से कम सुमित के घर तो खाना बना दूं, वरना बच्चे भूखे रहेंगे या फिर वो अंग्रेजन कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर देगी। मरने तो भूखे सबको अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी दोनों लोग बातें कर रहे थे कि शांति का मोबाइल बज उठा तो सुमित का ही फोन था। हाँ सुमित बेटा, कैसे हो तुम? शांति ने कहा तो सुमित बोला, मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रही हो इस उम्र में वो ठीक नहीं है। शांति ने मोबाइल पर स्पीकर ऑन कर दिया। सुमित बेटा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? आप इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है आंटी कि मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। आज जब मैं पापा को लेने आपके घर गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप पापा के गले पड़ी हुई थी। ये सुनते ही शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। राम प्रसाद जी सुमित की सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने शांति के हाथ से फोन लिया और सुमित पर चिल्लाते हुए बोले, क्या बक रहा है? अभी बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। नालायक अंग्रेजन बीबी के गुलाम, क्या तुझे यही संस्कार दिए थे हमने कि तू इस बुढ़ापे में मुझ पर और शांति बहन पर शक कर रहा है? जरा खुद के परिवार को तो देख क्या हो रहा है। तेरी फैमिली में तेरे बच्चे, उनमें तो बच्चे ही हैं, पर उनकी हरकतें देखी है तूने? अरे अमेरिका क्या रहने लगा तू तो अपने सारे संस्कार ही भूल गया। तुम जैसे मूर्ख इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। तेरे घर रहने से तो अच्छा है मैं शांति बहन के घर रह लूंगा। आज के बाद कभी शांति बहन पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम प्रसाद जी की बातें सुनकर सुमित को जवाब दे नहीं पाया और फोन काट दिया। आज हमारी मेट नहीं आएगी क्या? सुमित के बेटे मयंक ने कहा
तो सुमित बोला, नहीं आज वो छुट्टी पर है। तब तक सुमित की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने जब देखा कि सभी बर्तन खाली पड़े हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। अभी तक वो खाना पकाने नहीं आई डैडी, उस मेड को अभी अपने घर में नहीं बुलाना। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया। देखो अभी तक डिनर रेडी नहीं है, मुझे तेज भूख लगी है। भूख लगी है तो जाओ जाकर आग भर ले मुंह में। तभी सुमित की पत्नी कमरे से बाहर आई। उसको देखते ही सुमित की जुबान बंद हो गई। उसने कहा कि तुम्हारा पिता बहुत घटिया इंसान है, नौकरानी को यहाँ से लेकर भाग गया। इतना सुनते ही सुमित ने गुस्से से कहा, सेट आउट, मेरा फादर है वो, उनके लिए रिस्पेक्ट से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। पति का गुस्सा देखकर वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कहा, यू सिट अप, अगर तुमको भी अपने डैडी का साथ जाना है तो जाओ, बट मेरे बच्चों के साथ कायदे से बात करो। पत्नी की कड़क आवाज ने एक बार फिर से सुमित के जुबान पर ताला लगा दिया। सुमित दो राह पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कारों से बंधा था तो दूसरी तरफ विदेशी पत्नी और अपने बच्चों से। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पापा की वजह से मेरी गृहस्थी टूट रही है तो कभी सोचता पत्नी की वजह से पापा मुझसे दूर हो रहे हैं। किसी तरह से उसने अपने पापा को घर लाने के लिए पत्नी को समझा लिया, लेकिन तभी सुमित की बेटी खुशी आकर बोली, मम्मी उस ओल्ड मैन को उधर ही रहने दो, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर डैडी को उनको यहाँ रखना है तो मुझे बोर्डिंग में भेज दो। 12 साल की खुशी से सुमित को ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने दादा के लिए इस तरह की बात करेगी। सुमित ने अपनी बेटी से कहा कि इज माई फादर, जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ वैसे ही वो भी मेरा पिता है। सुमित को ऐसे पछताते देख उसकी बेटी ने भी हाँ बोल दिया और चारों लोग शांति के घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचे तो शांति और रामप्रसाद जी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी खुशी ने कहा, हेलो शांति आंटी, हाउ इज योर लव स्टोरी गोइंग ऑन। ये सुनकर शांति हक्की बक्की रह गई। आर यू मैड, शांति ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा। वो कई सालों से अमेरिका में रह रही थी इसलिए थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेती थी। तभी सुमित की पत्नी ने शांति जी को घूरते हुए कहा, मेरी बेटी ठीक ही तो बोल रही है, तुमको नहीं पता कि तुम्हारी लव स्टोरी कैसी चल रही है इस ओल्ड मैन के साथ। ये सुनते शांति की आंखों से आंसू बहने लगे तो रामप्रसाद जी कुर्सी से उठे और एक जोरदार चाटा अपनी पोती के गाल पर जड़ दिया। ये देख सुमित की पत्नी आग बबूला होते हुए रामप्रसाद जी को जोर से धक्का मार नीचे गिरा दिया और वे बच्चों को लेकर वहां से चली गई। रामप्रसाद जी का पूरा शरीर उसकी ये मार झेल ना सका, सर से खून की धारा बहने लगी। सुमित दौड़कर अपने पिता को उठाया, उसका सारा प्लानिंग चकनाचूर हो गया था। शांति ने जल्दी से बॉक्स निकाला और रुई से डेटॉल लगाकर रामप्रसाद जी के माथे पर चिपका दिया। रामप्रसाद जी ने कुर्सी पर बैठते ही सुमित की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने को रह गया था कि बहू अपने ससुर को मारे। अरे धिक्कार है तेरे इस जीवन पर। तेरी पत्नी ने मुझे धक्का दिया और तू मौन बनकर देखता रहा। मैं तो समझा था तू एक मर्द है, लेकिन मुझे तेरी इस मर्दानगी पर शर्म आ रही है। सुमित के पास अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं था, वो बस चुपचाप सुनता रहा। तभी शांति बोली, इसमें सुमित की क्या गलती है, आप उसे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आप जानते हैं आप अमेरिका में हैं, यहाँ रिश्ते कागज की नाव की तरह बहते हैं। जब तक आपकी नज़रों के सामने कागज की नाव है तब तक आप उसे देख कर खुश होते हैं, उसके ओझल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं है और उसके बच्चों में भी वैसी ही आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं। आप भारत में नहीं है कि आपके पोते पोती आपके हुक्म से चलेंगे। ये अमेरिका है, यहाँ बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो भला आपकी क्या सुनेंगे। सुमित बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अभी 2 नाव की सवारी पर है। उसको अपने पिता को भी देखना है और अपनी पत्नी और बच्चों को भी, इसलिए उसको कोई ऐसी बात मत बोले जिससे उसका दिल दुखी हो जाए। आपको उसके साथ यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना, ये तो आप तय करके ही आए हो, फिर क्यों आप इनकी पत्नी व बच्चों की बातों का बुरा मान रहे हैं। सुमित की आंखें नम हो गईं, वो वहां से चला गया और पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा। पर उसकी पत्नी व बच्चे इस बात की परवाह भी नहीं कर रहे थे कि सुमित पर क्या गुजर रही है। उधर अगले दिन शांति ने सोचा कि ये सारी कड़वाहट मेरी वजह से पनप रही है। उसने रामप्रसाद जी से कहा, कल जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि सुमित की बेटी खुशी उम्र में जरूर छोटी है लेकिन उसके ख्यालात बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा वो उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं, हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है ये हम ही जानते हैं। और हाँ, यहाँ के लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और किसी रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे।
और आपकी वजह से मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज भला बुरा न कहे। इतनी बात कहने में शांति के दिल पर क्या गुजरी होगी ये वही जानती है। वो तो राम प्रसाद जी को भाई ही मानती थी, लेकिन दुनिया की सोच के आगे वो भी डरती थी। राम प्रसाद जी का मन तो बहुत दुखी हुआ, पर वो भी शांति की बात से सहमत थे। तुम ठीक कहती हो शांति, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारा डर है कि मेरी वजह से तुम क्यों परेशान रहो। मैं तुम्हारा हर इशारा समझ गया। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मेरी पत्नी ही थी जो मुझे समझती थी, बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ। शांति रो पड़ी। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप ये घर छोड़कर जाओ? मैं तो बस ये कह रही हूँ यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहो। आप समझदार हैं, आप सच्चे भी। जो समझदार और सच्चे होते हैं उनको समझौता करना भी आता है। आज नहीं तो कल वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। सुमित आपका अपना खून है, आपका इकलौता बेटा है। अगर आप उससे अपने आप को दूर रखेंगे तो आपकी पत्नी जो कि ऊपर वाले के घर में है वो क्या सोचेगी? वो माँ है, उसका कलेजा ही छलनी हो जाएगा। अगर वो जिंदा होती तो क्या वो अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ कि सुमित को अपना लीजिए, वो बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। कहकर वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। राम प्रसाद जी रात भर जागते रहे। अपने बेटे की मजबूरी को भी वो अच्छी तरह से जानते थे। शांति की बातें और अपनी पोती की बातों का तीखापन उनके दिमाग में घुस गया था। सुबह के 4 बजे थे। राम प्रसाद जी ने अपने कपड़े एक बैग में रखे और शांति को सोती हुई छोड़कर घर से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी की और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर जागे थे तो उनको नींद आ गई। सुबह जब शांति सोकर उठी तो राम प्रसाद जी घर में नहीं थे, तो उसने सोचा कि शायद वो मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे। लेकिन 9 बजे तक भी राम प्रसाद जी नहीं लौटे तो शांति उनके कमरे में गई। उनका बैग वहां नहीं था और ना ही उनका कुछ सामान था। शांति घबरा गई। उसने सुमित को फोन किया कि तुम्हारे पिताजी पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। सुमित ने जब ये बात सुनी तो वो तुरंत ही शांति के घर की तरफ भाग निकला। उसकी पत्नी व बच्चे अभी तक सो ही रहे थे। आंटी, जब पापा जी गए तो आप कहाँ थी और वो कितने बजे गए थे? बेटा मैं तो सो रही थी, बाद में मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे, लेकिन 9 बजे तक अगर वो नहीं आए तो मैं बहुत घबरा गई और तो मैंने तुमको फ़ोन किया। सुमित, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, न जाने वो भाई किधर गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया वापस चले गए हों? नहीं आंटी, आप परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उनको यहाँ के बारे में कुछ भी तो पता नहीं है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं अपने पिता की भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। सुमित ने पुलिस को फोन किया और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। शाम के 4 बजे पुलिस रामप्रसाद जी को लेकर सुमित के घर पहुंची तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। रामप्रसाद जी ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे की पत्नी ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, इसीलिए मैं बिना बताए ही घर से निकल गया। मैं तो आज रात को इंडिया भी चला जाता अगर पुलिस ना पहुंची होती। पुलिस ने सुमित की पत्नी से पूछताछ की तो साफ मुकर गई कि उसने अपने ससुर को नहीं मारा है। शांति भी वहीं खड़ी थी। रामप्रसाद जी ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तेरी वाइफ ने मुझे धक्का नहीं दिया? मेरे सर पर चोट लगी है। वो कैसे लगी है? सुमित कभी अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था तो कभी अपने पिता की तरफ, लेकिन उसकी जुबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। तभी सुमित की बेटी खुशी आगे आकर बोली, मेरे दादू और ये हमारे घर की मेड के बीच अफेयर चल रहा था, तो मेरी मॉम को ये सब ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसे धक्का दिया था। लेकिन अगर ये दादू मेरे घर में रहेंगे तो मुझे डर है कि दादू फिर से मेरे साथ छेड़खानी करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सबके सब हैरान रह गए। पुलिस ने राम प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से ले गई। सुमित कुछ भी नहीं कर सका। शांति की आवाज़ से आंसू बहने लगे। उसने सुमित की तरफ देखते हुए कहा, धिक्कार है तुम जैसे बेटे पर और तेरी फैमिली पर। एक पिता कुछ दिन के लिए अपने बेटे और उनके परिवार से मिलने आया था और तुम लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। तो सुमित की बेटी खुशी शांति को देखकर हंसते हुए बोली, ए ओल्ड लेडी, तुझे भी तेरे आशिक के साथ जेल जाना है क्या? तू क्यों इतना रो रही है? बोल, तुझे भी उसके साथ भेजने का इंतजाम करती हूँ। शांति कुछ नहीं बोली और रोते हुए अपने घर की तरफ आने लगी। तभी सुमित ने शांति के पांव पकड़ लिया और रोने लगा, आंटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भी अब आपके साथ ही चलूंगा। कहते हुए उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा और बोला, हो गई तुम लोगों की तसल्ली, अब रहो तुम लोग यहाँ। जब तक मेरे पिता लौटकर नहीं आएंगे तब तक मैं भी तुम लोगों को अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। गेट लॉर्ड, सुमित की पत्नी ने कहा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। सुमित शांति के घर आ गया। आंटी मुझे माफ़ कर दो, आप तो सब जानती हैं कि मैं कितना मजबूर हूँ। बच्चे भी अपनी माँ के ही बनकर रह गए हैं। मैं पापा को छुड़ा कर लाता हूँ। अब मैं भी आप दोनों के साथ ही रहूँगा।
पापा कहेंगे तो मैं इंडिया उनके साथ ही चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। शांति ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी हुई आंखें साफ की और बोला, हाँ बेटा, लेकिन चल अभी हम लोग भैया को छुड़ा कर लाते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहते हुए वो सुमित के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई। वहां पहुंचकर उन्होंने राम प्रसाद जी की जमानत करवाई और उनको लेकर शांति के घर आ गए। वहां आते ही राम प्रसाद जी ने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरी वजह से तुमको और सुमित को जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने सुमित की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारी माँ हमेशा यही कहती थी कि हमारा इकलौता बेटा है, तुम रिटायर हो जाओगे तो हम दोनों बेटे के साथ रहेंगे, पर आज देख लिया है अमेरिका में रहने का सुख। जो काम पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ वो अमेरिका में आकर हो गया। बस यही कसर बाकी थी कि मैं पुलिस थाना करूं। आज बेटे ने वो भी पूरी कर दी। यहाँ आकर एक बहन मिली, वो भी अपनी बदनामी के डर से मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकी। ये सुनते ही शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आप ऐसी बातें भला क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आप सुमित के साथ रहें। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो मैं आज ही आपके साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ। सुमित का घर ना टूटे, मैं तो बस इतना ही चाहती थी। आप ही देखिए ना सुमित कितना परेशान हो रहा है। कमी आपके बेटे में नहीं बल्कि यहाँ के कल्चर में है। मैं इसके परिवार को भी दोष नहीं दे रही। रही बात इसकी पत्नी की, तो वो एक अमेरिकन औरत है। जैसे उसकी परवरिश हुई है वैसे ही वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। देखा जाए तो दोस्त किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार तो बिखर ही गया है। क्या आप चाहते हैं कि सुमित इन सब ड्रामों की वजह से अपने परिवार को छोड़ दे? तो राम प्रसाद जी बोले, मैं फिलहाल कुछ नहीं जानता, बस मुझे भारत वापस जाना है, क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरी पोती ने ही मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिए। ये मेरे लिए चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तो सुमित बोला, पापा आप परेशान न हो, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अब मैं भी आपको उस घर में नहीं ले जाना चाहता। अगर आपका फैसला है कि आप इंडिया वापस जाएंगे तो मैं भी आपके साथ में ही चलूंगा। मैं आज ही तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अभी ये बातें चली रही थी कि अचानक सुमित की बेटी खुशी का फोन आ गया। रोते हुए बोली, प्लीज़ पापा जल्दी से घर आ जाइए, मम्मी का पैर स्लिप हो गया, उनके सर से खून बह रहा है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, आप जल्दी से अस्पताल आ जाना। बेटी की बात सुनकर सुमित घबरा गया। तो शांति ने कहा, अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। राम प्रसाद जी को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, तो वो भी उनके साथ अस्पताल की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर तो सुमित की बेटी रोते हुए दौड़कर अपने पिता के सीने से लग गई। तो सुमित ने उसको अपने से अलग किया और डॉक्टर से बात करने लगा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी के सिर में काफ़ी चोट आई है, तो उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही राम प्रसाद जी घबरा गए। वो आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी सुमित की बेटी खुशी की नज़र अपने दादू की तरफ गई तो वो हैरान रह गई। वो देख रही थी कि उसके दादू भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देख खुशी मनी मन बहुत पछता रही थी कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो अपनी बात उनसे कह नहीं पाई और उन्हीं के बगल में लगी कुर्सी पर बैठकर अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी शांति ने कहा, भैया आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको तो भारत वापस जाना है ना, तो जाइए। राम प्रसाद जी शांति की बात सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। वो अपने बेटे के पास गए जो अपने बच्चों को ढाढ़स बंधा रहा था और बोले, परेशान ना हो, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। सुमित वहां से उठकर राम प्रसाद जी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इन बच्चों के सिर पर उनकी माँ का साया बना रहे। मैं जानता हूँ ये बच्चे उस संस्कार से अनजान हैं जो आपने मुझे दिए हैं। मैं वो संस्कार इनको नहीं दे पाया। राम प्रसाद जी अपने पोते व पोती के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों अब बिल्कुल नहीं रोना, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। तो खुशी को पता नहीं कहाँ से इतनी सद्बुद्धि आ गई कि वो अपने दादू के पैरों में गिरकर रोने लगी। प्लीज़ दादू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिए थे। चल उठ बेटा, अब रोना बंद कर, चल हम सब मिलकर तेरी मम्मी के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। शांति सहित पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना करने लगे। खुशी तो आज बिल्कुल ही बदल गई थी। न जाने कितनी बार वो अपने दादू को सॉरी बोल चुकी थी। शांति ने कहा, माफ़ भी करो भाई इनको, ये तो मासूम है और आपके पोता पोती भी हैं। तो राम प्रसाद जी ने इन दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और अपने गले से लगा लिया। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि ऑपरेशन सफल रहा, थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुन सब लोगों ने राहत की सांस ली और भगवान को धन्यवाद देने लगे। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को दूर से देखा तो दोनों की आंखें छलक गईं। सब लोग सुमित की पत्नी को घेर कर खड़े थे। तभी सुमित की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा,
मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वैसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे पता चल गया कि पिता का महत्व क्या होता है। आप अगर इंडिया जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तभी सुमित ने अपने पापा से कहा, प्लीज़ पापा जी, इन सबको माफ़ कर दीजिए और इन्हें अपना लीजिए। तो राम प्रसाद जी ने भी उसे माफ़ कर दिया। आज पूरा परिवार खुश था। 2 दिन बाद सुमित की पत्नी घर आ गई। शांति भी अब सुमित के घर ही रहने लगी और राम प्रसाद जी भी अपने परिवार के साथ अमेरिका में एक कुशल जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।